ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 7 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे बंगाली लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में और बंगाल जो कि एक रीजन है उसके कल्चर के बारे में। बंगाली लैंग्वेज जो है इसको संस्कृत से निकला हुआ माना जाता है, लेकिन अर्ली संस्कृत टेक्स्ट जो कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी के आसपास के जो ये संस्कृत टेक्स्ट है ये बताते हैं कि जो बंगाल के लोग थे पहले वो संस्कृत भाषा का यूज नहीं करते थे। तो फिर ये जो न्यू लैंग्वेज है बंगाली, इस भाषा का उदय कैसे हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। 3rd और 4th सेंचुरी बीसी से बंगाल और मगध जो कि साउथ बिहार का हिस्सा था, इन दोनों के बीच में कॉमर्शियल टाइज एस्टैब्लिश होने लगे थे, मतलब वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। और इसकी वजह से हो सकता है कि इस एरिया में, बंगाल के एरिया में संस्कृत का इन्फ्लुएंस जो है ये बढ़ता गया होगा। 4th सेंचुरी के दौरान गुप्ता रूलर्स ने नॉर्थ बंगाल पे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया, और इस एरिया में ब्राह्मणों को बसाना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से मिड गंगा वैली का जो लिंग्विस्टिक और कल्चर इन्फ्लुएंस था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। 7th सेंचुरी में वेनसांग जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने पाया कि पूरे बंगाल में संस्कृत से रिलेटेड जो लैंग्वेज है उसका उपयोग किया जा रहा है। 8th सेंचुरी से पाला के अंडर बंगाल जो था वो रीजनल किंगडम का सेंटर बन गया था। 14th से 16th सेंचुरी के बीच में बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो कि दिल्ली के जो रूलर्स थे उनसे वो आज़ाद थे। 1586 में जब अकबर ने बंगाल पर जीत हासिल की तो उसे, मतलब बंगाल को सूबा माना जाने लगा। और उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो लैंग्वेज था वो पर्शियन था, लेकिन बंगाली जो है वो रीजनल लैंग्वेज के रूप में डेवलप होने लगा। और 15th सेंचुरी तक आते आते बंगाली ग्रुप के जितने भी डायलेक्ट्स थे, मतलब जितनी भी बोलियां थी, वो एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज द्वारा एक हो गया। और ये जो कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज थी, मतलब सामान्य साहित्यिक भाषा, यह रीजन के, मतलब बंगाल के रीजन के वेस्टर्न पार्ट में, जिसको कि अब वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है, यहाँ की बोलचाल की भाषा थी। हालांकि बंगाली जो है ये संस्कृत से ही डिराइव होके आया है, लेकिन यह इवोल्यूशन के बहुत सारे स्टेजेस से गुजरा है। और भी बहुत सारे नॉन संस्कृत वर्ड जो संस्कृत से डिराइव नहीं हुए हैं वे बहुत सारे सोर्सेस से डिराइव हुए, जैसे कि ट्राइबल लैंग्वेज, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेज। इन सब से जो वर्ड आया है वो अभी का जो बंगाली लैंग्वेज है उसका हिस्सा बन गया है। अर्ली बंगाली लिटरेचर जो है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कैटेगरी जो है वो संस्कृत से डिराइव होकर आया है और दूसरा कैटेगरी जो है वो संस्कृत से पूरी तरह से स्वतंत्र है। पहले कैटेगरी में संस्कृत एपिक्स के ट्रांसलेशन, मतलब संस्कृत महाकाव्य का जो अनुवाद है मंगल काव्य, जिसका शाब्दिक अर्थ है मांगलिक काव्य, जो लोकल डाइटीज से रिलेटेड है। और भक्ति लिटरेचर, जैसे कि चैतन्य देव का बायोग्राफी, चैतन्य देव की जीवनी, जो कि वैष्णव भक्ति मूवमेंट के लीडर थे, ये सब पहले कैटेगरी में शामिल है। दूसरे कैटेगरी में शामिल है नाथ लिटरेचर, जैसे कि मैनामती और गोपीचंद के गीत, उसके बाद
धर्म ठाकुर के पूजा से संबंधित कहानियाँ, उसके बाद फेयरी टेल्स, फोक टेल्स और बैलाड्स, ये सब दूसरे कैटेगरी में शामिल है। अब है मैनामती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में। नाथ लोग जो होते थे वो एसेटिक्स होते थे, मतलब सन्यासी होते थे जो तरह तरह के योगिक प्रैक्टिसेस में इंगेज रहते थे, तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। मैनामती और गोपी चंद्र के जो गीत हैं उसमें बताया जाता है कि किस तरह से मैनामती, जो कि एक क्वीन थी, वो अपने बेटे गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करती है। धर्म ठाकुर एक रीजनल डेटी है, मतलब क्षेत्रीय देव है, जिनकी पूजा स्टोन के रूप में या फिर लकड़ी के टुकड़े के रूप में की जाती है। बंगाली लिटरेचर में जो पहले कैटेगरी में जो टेक्स्ट आते हैं उसको आसानी से डेट किया जा सकता है, मतलब उसका समय निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट हैं जो बताता है कि उसकी रचना जो है वो लेट 15th और मिड 18th सेंचुरी के बीच की गई है। लेकिन सेकेंड कैटेगरी का जो बंगाली लिटरेचर है वो मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी और इसलिए उसका डेट निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये ईस्टर्न बंगाल में ज़्यादा पॉपुलर थे, जहाँ पर ब्राह्मणों का प्रभाव जो था वो थोड़ा सा कम था। अब है पीर और टेम्पल्स के बारे में। 16th सेंचुरी से लोग जो वेस्टर्न बंगाल का लेस फर्टाइल एरिया था, कम उपजाऊ एरिया था, वहाँ से साउथ ईस्टर्न बंगाल के फॉरेस्टेड और मार्सी एरिया में माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए थे। जैसे जैसे वे ईस्ट की तरफ गए वैसे वैसे वो फॉरेस्ट को क्लियर करते गए और उस लैंड पर राइस कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, धान की खेती करने लगे। धीरे धीरे जो वहाँ के लोकल मछुआरे थे, स्थानीय मछुआरे, उसका शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो कि ज़्यादातर ट्राइब्स होते थे, वो वहाँ के पीजेंट्स के जो नए कम्युनिटी थे उसके साथ मर्ज हो गए। और इसी टाइम पर बंगाल के ऊपर मुगलों का शासन स्थापित हो गया और उन्होंने ढाका, जो कि ईस्टर्न डेल्टा की तरफ है, इसको अपनी राजधानी बनाई। इनके जो ऑफिशियल्स और फंक्शनरी जो होते थे, मतलब अधिकारी और कर्मचारी लोग, ये भूमि प्राप्त करते थे और उस पर मॉस्क बना लेते थे, मतलब मस्जिद बना लिया करते थे, जो बाद में इस एरिया के लिए रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम करती थी। स्टार्टिंग में इस एरिया में बाहर के जो लोग आकर बसे थे वो इस अनस्टेबल कंडीशन में कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे और उनको ये आश्वासन कम्युनिटी लीडर्स ने प्रोवाइड किया, जो कि टीचर, एडजुडिकेटर्स की तरह काम करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास सुपर नेचुरल पावर्स है और लोग उनको प्यार और रिस्पेक्ट से पीर कहा करते थे। ये जो पीर टर्म है, इसमें सेंट और सूफी और दूसरे रिलीजियस पर्सनालिटी, उसके बाद डेयरिंग कॉलोनाइजर और डिफाइड सोल्जर्स, मतलब देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, और बहुत सारे हिंदू और बुद्धिज्म के देवी देवता, और यहाँ तक कि एनिमिस्टिक स्पिरिट, मतलब जीवात्माएं भी ये जो पीर शब्द है इसके अंतर्गत शामिल थे। ये जो पीर का कल्ट था, मतलब पीरों का जो पंथ था, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इनके जो श्राइन्स हैं वो अभी भी बंगाल में हर जगह देखा जा सकता है।
बंगाल में टेम्पल बिल्डिंग स्प्री मतलब टेम्पल बनाने का जो दौर था ये लेट 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था और जो कि 19th सेंचुरी में आकर ख़त्म हुआ। ये जो टेम्पल और रिलीजियस स्ट्रक्चर होते थे कभी कभी इंडिविजुअल्स के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर ग्रुप के द्वारा बनाया जाता था जो कि पावरफुल हो जाते थे और वो इसके जरिए अपने पावर का प्रदर्शन करना चाहते थे। बहुत सारे मॉडेस्ट ब्रिक मतलब साधारण ईंटों और टेराकोटा से बने जो टेम्पल्स थे वो बहुत सारे लो सोशल ग्रुप्स जिसमें कि कोल्लू, कंसारी ये सब आते थे उनके सपोर्ट से बनवाया गया था। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के आने से बहुत सारे नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुए और बहुत सारे फैमिली जो ये सब जो सोशल ग्रुप था इसे बिलोंग करते थे उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और जैसे जैसे इनका सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन में सुधार आया वैसे वैसे ये टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के द्वारा अपना स्टेटस यानी कि अपने प्रतिष्ठा की घोषणा की। लोकल डाइटीज यानी कि स्थानीय देवी देवता जो कि पहले थैच्ड हट्स मतलब छप्पर वाले झोपड़ी में उनको पूजा जाता था। जब उनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई तो उनके जो इमेज थे उनको मंदिरों में स्थापित किया जाने लगा और ये जो मंदिर होते थे वो पहले वाले जो छप्पर वाला जो झोपड़ी होता था उसके तरह ही डबल रूफ मतलब 2 चाला, 4 रूफ्ड मतलब चौचाला मतलब 2 छत वाले या फिर 4 छत वाले होते थे ये मंदिर। और इस तरह से टेम्पल आर्किटेक्चर में एक टिपिकल बंगाली स्टाइल का इवोल्यूशन हुआ। 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर मतलब 4 छत वाला जो स्ट्रक्चर था जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। इस स्ट्रक्चर में चारों दीवारों पर 4 ट्रायंगुलर रूफ रख दिया जाता था जो ऊपर जाकर एक कर्व लाइन या फिर एक पॉइंट पर जाकर मिलती थी। टेम्पल जो होता था वो स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था मतलब वर्गाकार चबूतरा होता था उस पर बनाया जाता था और जो इसका इंटीरियर हिस्सा होता था वो प्लेन होता था लेकिन बाहर का जो दीवार होता था वो पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट इस सब से सजा होता था। कुछ मंदिर जैसे कि वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के विष्णुपुर के जो मंदिर हैं उनमें जो सजावट की गई है वो दर्शाता है कि जो मंदिरों का जो सजावट था वो उस टाइम अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। ये है 2 छत वाले और ये है 4 छत वाले मंदिर। ये जो फिगर है ये विष्णुपुर के श्यामराया टेम्पल से मिला हुआ टेराकोटा प्लेक है जिसमें कृष्ण को गोपी के साथ दिखाया गया है। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जो आरामबाग के विशालक्ष्मी टेम्पल के टेराकोटा प्लेक पर दर्शाया गया है इस फिगर को जिसमें घरेलू उपयोग के लिए मछली को तैयार किया जा रहा है। अब है फिश एज फूड। किसी भी जगह का जो ट्रेडिशनल फूड हैबिट होता है वो डिपेंड करता है कि उस जगह पे कौन कौन सा फूड अवेलेबल है, कौन कौन सा फूड आइटम अवेलेबल है। बंगाल जो है वो एक रिवरिन प्लेन है मतलब नदी मैदान है जहाँ पर मछली और धान की उपज बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए ये जो 2 आइटम है मतलब राइस और फिश ये जो वहाँ के गरीब बंगाली भी जो है उनके मेन्यू में मतलब भोजन सामग्री में रहता है। फिशिंग यहाँ का इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा है और जो बंगाली लिटरेचर सब है उसमें जगह जगह पे फिश का चर्चा भी किया गया है। यहाँ तक कि टेम्पल्स और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो है मतलब मंदिर और जो बौद्ध के जो विहार हैं उसमें दीवारों पर जो टेराकोटा प्लेक लगा हुआ है मतलब मिट्टी की जो पट्टियाँ लगी हुई है उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में
रखकर मार्केट ले जाते हुए दिखाया गया है। ब्राह्मणों के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड खाना अलाउ नहीं था, लेकिन वहाँ पे फिश इतना लोकप्रिय था कि ब्राह्मण धर्म के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने बंगाली ब्राह्मणों के लिए ये जो निषेध था कि ये नॉनवेज नहीं खा सकते, इसमें ढील दे दी। 13th सेंचुरी का संस्कृत टेक्स्ट है बृहद्धर्म पुराण। इसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 8 के बारे में जानेंगे।